तो दिनेश त्रिवेदी तो अब टीएमसी का साथ छोड़ चले हैं, लेकिन क्या है ममता का प्लान बंगाल और शाह का क्या है चुनावी दांव? इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दोनों के बयान सुनिए। मेरी पार्टी की 3 स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है, मंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और प्रदेश स्तर पर है। ये तीनों स्क्रीनिंग कमेटी जिसका नाम अप्रूव करती है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अप्रूव करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भी आपके यहाँ के साफ हो जाते हैं? कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद कहते वहां, थे कि ये देखिए वहां भ्रष्टाचार की मूर्तियां हैं। भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता तो उस वक्त भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ आकर बचे ऐसा नहीं है। बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। ये चुनाव का टाइम में होता है, कोई कोई पार्टी को लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बाँचने के लिए बीजेपी का पार्टी का किया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करता है। उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था, बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। व्हाट ही थिंक्स आई एम हिज बॉन्डेड लेबर और आई एम हिज मेड सर्वेंट, व्हाट ही थिंक्स हिमसेल्फ, आई एम नॉट। हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सर पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक तीर में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। अब दीदी नहीं है बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे, रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। कहां जी रहे हम, किस स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका साथ कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखते नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। हर मोर्चे पर बंगाल आगे रहता था।
और आज जो देखते हैं वो देखकर दुख होता है। हमारा प्रयास है कि परिस्थिति बदलनी चाहिए। और बंगाल सीमावर्ती राज्य है, बंगाल की सीमाएं पोरस होती है तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ घुसपैठ इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो घुसपैठियों को वोट बैंक की दृष्टि से न देखे, घुसपैठियों को देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखे। उसका एटीट्यूड ही है सबको खत्म करने का लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को पूछिए ना, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा? ये लोग तो सब डर में है, नोटबंदी से लेके घरबंदी तक पूरा डर में है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज देश का पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप इंडस्ट्री को पूछिए क्या हाल है। लेकिन हम ऐसा एटीट्यूड नहीं पसंद करते हैं, हम तो एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड बनाते हैं। और ये तो एटीट्यूड के क्या बनाते हैं मेरे को पता नहीं है, गुंडागर्दी बनाते हैं। और से कोई कड़वाहट नहीं है। मेरा पूरा का भाषण आप एनालिसिस कर लीजिए, मैंने कोई कटु बात नहीं की। मगर आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको उससे अगर उनको चिढ़ आ जाती है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है। आपके राज्य में घुसपैठ हो रही है, इससे अगर वो चिढ़ रही है तो घुसपैठ होती है। किसान का 12,000 रुपये आपने रोक लिया है, इससे चिढ़ जाती है तो आपने रोका है। आपने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को रोककर बंगाल के गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चे से मुक्ति दिलाने का प्रयास को रोका है। अगर हम सत्य कहेंगे और किसी को गुस्सा आता है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखा कि 2 आदमी देश चलाता है, चलाने दो क्या है, लेकिन सबको बोलता है हम जो कहेगा वही चलेगा। सबको ये बात समझना है कि वो लोगों ने जो बोलेगा वही हमका मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो जब तक भी जाना चाहिए वो जा सकते हैं। आपने जो रैलियां की उसमें CAA का भी जिक्र आया और बंगाल को लेकर CAA का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे। और आपने आज एक बार फिर भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में। अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहां करना है? देखिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू को आप इस इलेक्शन में कैसे देखती हैं? बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं हमको पता नहीं है आज क्या बोला है उन्होंने। कुछ बोला है कि वैक्सीनेशन का बाद होगा। कौन वैक्सीनेशन का बाद? इलेक्शन वैक्सीनेशन के बाद रूल होगा बोलता है। इलेक्शन वैक्सीनेशन का बाद पब्लिक का कब वैक्सीनेशन होगा क्या मतलब है? वो तो देता ही नहीं है किसी को। ओनली सपोज इन माई स्टेट वी हैव 10 crores people, we have got only 3 lakhs, मीन्स 1.5 लाख वी हैव ओनली, वैसे ही है 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स पुलिस इसको मिला के। कोई पब्लिक को तो नहीं दिया, और पब्लिक को देगा कि नहीं देगा इसका मालूम भी नहीं है। ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी असल में बंगाल आ नहीं रहे हैं, आप ला रहे हैं उनको। पहले भी कहा जाता रहा कि बीजेपी उनके हेलीकॉप्टर में तेल डलवाती ऐसा है। कोई नहीं मानेगा, ओवैसी हमारे कहने से आएंगे। आप नहीं मानते, बाकी लोग नहीं मानते हो शायद, लेकिन आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो तो लगातार कह रही हैं ये बात। आप जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, बिहार में चुनाव लड़े वहां भी ये कहा विपक्ष ने कि आप उतार रहे हैं उनको। मगर हम ऐसा कैसे कहे कि ओवैसी जी आप सिर्फ हैदराबाद में चुनाव लड़िए? देश का संविधान बदल दे क्या? वो तो हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टी को आजादी है अपनी पार्टी को एक्सपांड करने का, अपनी पार्टी को लेकर लोगों के बीच में जाने का। वोट देना न देना जनता को तय करना है। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के? नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो? आने चाहते हैं, आने चाहते तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, बैठने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो ए पॉजिटिव पब्लिसिटी समटाइम्स। आप हमको जितना भी गाली दो, लेकिन हमको आपको दिखाना है, यही बात है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।